चलो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, 250 वर्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी भी ऐसे क्वेश्चन का रिलीवेंट जो है बना रहेगा। चलिए ठीक है, इसको क्या क्या करना है, एकदम क्वेश्चन को तोड़ना। आज वाले क्वेश्चन है जो आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन को तोड़ के कैसे लिखें, हर एक पार्ट पे कैसे लिखें। जैसे यहाँ पे क्या, साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न तत्व क्या है। अब साइबर सुरक्षा से जुड़े बहुत सारे तत्व होते हैं, हम जानते हैं। साइबर सुरक्षा में बहुत सारे उपकरण काम आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम आते हैं, बहुत सारे इंटरलिंकिंग आपस में होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां होती है इसको लेकर। तो बहुत सारे मुद्दे इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला इसमें एक तो ये भी लिखना है, इसके बारे में लिखना है कि साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है। ठीक है, मेन एक डिमांड तो पकड़ ली हमने, वो 250 वर्ड में लिखना है। तो इन क्वेश्चनों को वैसे लिखना आसान होता है, 3-4 डिमांड होती है जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख के अपना आंसर आराम से 3 पेज में कवर कर सकते हैं। जैसे साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का सफलतापूर्वक विकसित किया है। ठीक है, इसमें दूसरी ये है चुनौतियों के बारे में बतानी है थोड़ी सी। ठीक है, और तीसरी डिमांड है भारत का व्यापक जो एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति है। तो बॉडी पार्ट में 3 डिमांड को हमें एड्रेस करना है। पहली डिमांड है उसके तत्व क्या उनको बताने हैं, सेकंड चुनौतियां क्या है साइबर सुरक्षा को लेकर, भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल बता सकते हैं, और तीसरा भारत सरकार का क्या ऐसा मतलब है या भारत सरकार की क्या रणनीति है, हमने ऐसा क्या किया है इसमें सफलता जो प्राप्त की है। ठीक है, 3 डायमेंशन आप लोगों ने लिखा है बॉडी पार्ट के अंदर, तो आपका आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ ऐसे डायमेंशन जब आती है तो थोड़ा थोड़ा तीनों पार्ट पे लिख दोगे तो आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप लोगों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, पहले सबसे पहले इंट्रो। इंट्रो के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं आजकल, क्योंकि साइबर सुरक्षा का मामला है तो आपके पास डाटा बहुत है। जैसे अभी हम भारत की बात करें तो लगभग 850 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब जब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब साइबर क्राइम की जो संभावना है या जब ऐसी घटनाएं होती है तो कितने लोगों को इसका इम्पेक्ट आ सकता है, हम जानते हैं आजकल कितना हो रहा है। आम आदमी का जो खाता होता है आसानी से लोग उसको पैसा लूट लेते हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट की कितनी घटनाएं भारत के अंदर हुई है, ये घटनाएं आप बता सकते हो। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट ने बहुत बड़े स्तर पर मतलब लोगों को लूटा है, बहुत ज्यादा पैसे लूटे हैं लोगों से। हाँ, कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हो, विश्व साइबर अपराध सूचकांक के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये डाटा तो चाहिए अपने को। जैसे आपने सौरभ सिंह लिखा है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार भारत प्रमुख साइबर हॉटस्पॉट के रूप में 10वां स्थान है। ये चीजें चाहिए, जैसे आप लोग अभी कमेंट में डाल रहे हो ना, करंट रिलीवेंट चाहिए, उससे आपका आंसर थोड़ा और अच्छा लगेगा। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ डेली आप कुछ भी करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, आपके जैसे मॉडल आंसर आप इसमें ऐसा कर सकते हो। जैसे हमारे ये जो मॉडल आंसर आपको मिल रहे हैं, साइड में स्पेस है, तो आपको लगता है कि हाँ इंट्रो में अब मुझे आज नई रिपोर्ट मिल गई, या आप जो नोट्स बना रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो डिजास्टर मैनेजमेंट किसी की भी, साइड में एक थोड़ा जगह रखो। डेली वाइज आप करंट अफेयर में कुछ भी पढ़ते हो, आपको लगता है अच्छा ये रिपोर्ट आई है, अब आपको ये पता है कहाँ उसका यूज करना है, ये आपको पता लग गया कि मुझे इंट्रो में डालना है, बॉडी पार्ट में डालना है, या कंक्लूजन में डालना है, ये आपको सब पता लग गया अब। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ, सबके पास यूनिक डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख दो, या ऐसा भी लिख सकते हो कि अभी जो साइबर क्राइम की रेट है ना, ये भी लिख सकते हो कि इनको देखते हुए साइबर क्राइम की रेट 60% प्रति वर्ष के हिसाब से, या 70-80 ये डाटा आता रहता है, कई अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग डाटा आता है। ठीक है, इसको देख के इंट्रो में आराम से डालो। अब बॉडी पार्ट की बात करते हैं। अब बॉडी पार्ट का मामला क्लियर हो चुका है कि हमें 3 डायमेंशन इसमें पूछी गई है, मेन रूप से 3 पार्ट इसके पूछे गए हैं। तो पहला है, हेडिंग देके आराम से लिखो कि जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। साइबर सुरक्षा के तत्वों के बारे में आपको लिखना है। अब तत्वों में बहुत सारे होते हैं, जैसे नेटवर्क होता है, इंटरनेट होती है, ठीक है, डाटा मतलब आप कह सकते हो डाटा स्टोरेज वाला मामला रहता है। इसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनियां होती हैं इसमें। साइबर सुरक्षा को लेकर हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कड़ियां होती है जो जिनको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी कई बार इनको बोलते हैं। तो बहुत सारे तत्व हैं, ये थोड़ा नॉलेज का मामला था, कई बार हमें साइबर सुरक्षा के तत्व एग्जैक्टली नहीं पता होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेट से हमें लेना था। जैसे इस आंसर को कर रहा था, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसके क्या क्या तत्व हो सकते हैं। तो ऐसे जो रिपोर्ट आती है कई बार है ना, तो इसमें एक चीज आती है कि भारत सरकार का जो सुरक्षा फ्रेमवर्क आता है, कई बार कोई सूचना नीति आती है या क्राइम को लेकर कोई बातें होती है, तो उसके अंदर ये चीजें आती है। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो उसके अंदर ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट होता है। तो एक तो इसको आपको बताना था। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट कौन सा है। अब चुनौतियां क्या है साइबर सुरक्षा को लेकर, तो आजकल चुनौतियों पर आप खूब लिख सकते हो। तो चुनौतियों को वैसे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी भारत से जुड़ी आप बता सकते हो चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इसको एक फ्लो चार्ट से बनाओ,
चुनौतियां कौन कौन सी है? एक तो साइबर आतंकवाद की समस्या आजकल देखने को मिल रही है, साइबर आतंक की समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मेलवेयर वगैरह जो घटनाएं होती है, ठीक है, मेलवेयर या जो वायरस के माध्यम से होती है। और कौन कौन सी घटनाएं होती है साइबर आतंकवाद से लेकर, ऐसे है ना 10 पॉइंट आपको बताने हैं, 10 या 5-7 जो भी आप पॉइंट बता सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा भी जुड़ा है। देखो ये आपका साइबर इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस आपस में जब जुड़ जाएगा ना, तो सारा इस्तेमाल कर लेना। ये सारे पॉइंट एक दूसरे में इस्तेमाल होने वाले हैं। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होने वाला है, नक्सलवाद, आतंकवाद, इनको भी आप साइबर क्राइम के साथ जोड़ सकते हो, है ना। आजकल निजी डाटा चोरी का मामला आता है, तो निजता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, पुट्टू स्वामी केस वाला जो मामला है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद आपका आता है। ठीक है, ऐसे भी आप बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, तो चुनौतियों को आप बता सकते हो। अब इसके अलावा भारत सरकार ने क्या इसमें सफलतापूर्वक ये किया है, तीसरा वाला जो है ना, एक व्यापक राष्ट्रीय, इसके बारे में आपको जरूर लिखना है कि सरकार का ये व्यापक क्या है। तो इसमें आपको एक तो राष्ट्रीय साइबर नीति 2013 के आसपास बनी थी ना, उसके बारे में आपको बताना था कि 2013 में बनी, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। इसके अलावा और क्या है, एक सर्ट संस्था, ये लिखनी है इनमें, जो कंप्यूटर इमरजेंसी वाली संस्था ना भारत की, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इंडिया की एक संस्थान बनी हुई है साइबर अपराध इनको रोकने के लिए, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा क्या बताना है इसको साइबर सुरक्षा को लेकर, एक आप सूचना, जो सूचना नीति बनी हुई है या कानून जो बना हुआ है, अधिनियम 2002 जो बना हुआ है, उसके बारे में लिखना है। और इसके अलावा नए नए क्या हुए हैं, मतलब जैसे आपने साइबर डोम केरल वाला एग्जाम्पल कभी देखा होगा, मॉडल तेलंगाना उसका भी एक मॉडल है। तो अलग अलग आपको इसको लेकर बताना है, मॉडल आंसर में सारी चीजें बताई गई है। बस क्वेश्चन को तोड़ने समझाने का तरीका आपका ये है कि आपको इन आयामों पे आपने लिखा है तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और लास्ट में क्या होगा, आपका निष्कर्ष है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ सरकार हमारी सरकार क्या कर रही है, बहुत अच्छे मतलब प्रयास इसमें कर रही है। हाँ, आईटी एक्ट जो 2000 है उसके बारे में लिख सकते हैं। बिल्कुल, सारे पॉइंट आप लोगों के पास है, बस इनको, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें उनको जरूर याद रखना, जो संस्थाएं भारत की इसमें काम कर रही है ना, उनका नाम जरूर लिखना है। तो मोटा मोटी आशा करता हूं आप लोगों ने इस फ्रेमवर्क पे लिखा होगा, जो इसकी मेन डिमांड है उस पर लिखा होगा। अभी हम चलो इस पे चलते हैं, मॉडल आंसर पर कि क्या क्या इसमें पॉइंट आ सकते हैं। तो इंट्रो के अंदर आपके पास अब बहुत सारी, कई बच्चे आईएमएफ की रिपोर्ट डाल रहे हैं, कई जो सूचकांक की इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कोई डाटा की बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने आंसर आने वाले हैं। यहाँ मैंने भी एक डाटा यूज किया कि भारत में भी 850 मिलियन से अधिक, मतलब आप कह सकते हो 90 करोड़, 80-90 करोड़ आजकल लोग इंटरनेट आसानी से यूज कर रहे हैं। तो इतने लोग जब इंटरनेट यूजर है, तो उनके खिलाफ अब समस्या भी आ सकती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष साइबर हमलों की संख्या में लगभग वर्दी दर, आप एक डाटा लिख सकते हो, 60%, 70% की दर से ये बढ़ रहा है। एक डाटा देके आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हो। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा विभिन्न तत्व क्या है, तो इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस आजकल चलते हैं काफी, और अंतिम छोर तक, यानी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, गांव में बैठा व्यक्ति भी आजकल यूपीआई से पैसा कहीं ट्रांसफर करता है, बट सबसे बड़ा आजकल जो चैलेंज आया है कि उसके खाते से पैसे उड़ा ले जाएंगे। साइबर जो ठग होते हैं आजकल, एक हॉटस्पॉट बन रहा है, आपने देखा होगा, एक तो दिल्ली के आसपास मेवात एरिया है, झारखंड वाला एरिया है, राजस्थान के अंदर भरतपुर वाला एरिया है। इनके भी एग्जाम्पल आप केस स्टडी के तौर पर लिख सकते हो, जो क्या कर रहे हैं, आसानी से मतलब साइबर ठगी का अंजाम दे रहे हैं, और उसमें आम आदमी के खाते में 1,500 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं वो लोग। इतना मतलब एक समस्या देखने को मिल रही है आजकल, तो वो आप बता सकते हो। तो व्यक्तिगत हमले इसमें काफी ज्यादा हो रहे हैं। डेटा सुरक्षा की आती है, गोपनीयता का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफी कहा था। एप्लीकेशन सुरक्षा को लेकर क्या मापदंड है, साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण का हमारा कैसा मतलब स्तर है, और सतत निगरानी तंत्र भी इसमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो चुनौती थी उसको आप डायग्राम से लिखो, उसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, जिसमें ज्यादा पार्ट होते हैं ना, जिस क्वेश्चन में जैसे आपको 3 पार्ट पे लिखना है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कि मुझे उसका ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। विशेषकर जो मेन पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी तो जो 2 पार्ट है उनको तो मुझे कीवर्ड फ्लो चार्ट डायग्राम से लिखना है, ताकि आंसर में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो जैसे आप इसमें देखोगे, फ्लो चार्ट के तौर पर दिखाई गई कि भारत में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां कौन कौन सी है। तो डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा की इसमें आप इलिबरेट करने की उतनी नीड नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल हो तो ऐड कर सकते हो, बाकी नीड नहीं है। ठीक है। और साइबर अपराधों की प्रकृति आजकल बहुत अलग अलग प्रकृति हो गई। हमारी सुरक्षा एजेंसी पहले कोई जो समस्या आती है उससे लड़ती है, दूसरे दिन कोई नई समस्या आ जाती है, तो इनकी प्रकृति और विविधता बहुत ज्यादा है, इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें एक लैब बनाना पड़ेगा, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जो मानव संसाधन है जो साइबर सुरक्षा में काम कर सकते हैं, उनकी भर्ती करनी होगी। तो ये एक बड़े चैलेंज आते हैं इसमें। साइबर आतंकवाद का इसमें संकट है, क्रिटिकल आधारभूत ढांचे पर हमले किए जाते हैं, आम जन के साथ साइबर फ्रॉड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, आपस में सब जुड़ा हुआ है, कई सारी प्रशासनिक इसमें जटिलताएं होती हैं।
ठीक है, जन जागरूकता की कमी होती है, मानव संसाधन, तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप प्रेजेंट कर सकते थे उसको। अब जो थर्ड डिमांड थी कि भारत में व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा की रणनीति जो है, उसमें कौन-कौन से हैं? तो इसमें सारे जो आपने चीज़ें पढ़ रखी है, अपने नोट्स में भी शामिल कर रखा है सारी चीज़ें। बस नोट्स में नया शामिल करते जाना, क्या-क्या उसमें नया हो रहा है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा की हमारी नीति है 2013 की। इसके अलावा इंडियन जो सर्टिन की बात करते हैं, ये आनी चाहिए इनमें, इनका नाम आना ही चाहिए कि ये जो इस स्तर पर काम कर रही है, जो संस्थाएँ हैं। आप जब भी ऐसी आप बात करते हो ना कि इसमें क्या चल रहा है, क्या इसका सॉल्यूशन पार्ट है, तो आप कोई न कोई कानून के अधिनियम की बात कर सकते हो। ये पहले से हम लेके चल सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से कौन-सा कानून बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है कोई, है ना? विधेयक नया आया कोई। दूसरा आप कौन-सी बॉडीज़ उसमें काम कर रही है, जैसे इसमें सर्टिन जैसी बॉडीज़ काम कर रही है। इसके अलावा और कौन-सा मॉडल अपने पास है? अपने देश के अंदर कौन से राज्य इसमें आगे हैं? जैसे आप केरल का साइबर डोम जो पुलिस की योजना है, वो लिख सकते हो, तेलंगाना की लिख सकते हो, महाराष्ट्र की लिख सकते हो। वुमेन सेफ्टी को लेकर महाराष्ट्र अच्छा काम कर रहा है। तो ये पहले से हम बना सकते हैं, जब भी हमें कहीं सजेशन देना हो या सुझाव देना हो या ऑलरेडी उसका समाधान बताना हो, तो आपके पास ये 5-7 पॉइंट होने चाहिए। कानून के दृष्टिकोण से होना चाहिए, बॉडी के दृष्टिकोण से होना चाहिए, कोई मॉडल इसमें अच्छा काम कर रहा है उसके दृष्टिकोण से होना चाहिए, कोई आर्थिक दृष्टिकोण से उसमें अच्छा हो रहा हो, कोई साइंस और टेक के दृष्टिकोण से उसमें अच्छा हो रहा हो। यानी आजकल एआई का ज़माना है, तो हम इसको बिल्कुल यूज़ ले सकते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से हम डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आजकल ये हो गया ना कि सोशल मीडिया पे लोग जल्दी से अफ़वाह फैलाते हैं, तो हमारा जो सूचना तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा जो एआई इतना मजबूत होना चाहिए कि जितने भी सोशल मीडिया है, उनके जो मैसेज होते हैं, चाहे ट्विटर पे हो या व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, उनकी निगरानी हो सके। तुरंत पकड़ लें कि कहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो आजकल बस इसका ज़माना है। तो अपने आंसर में जब समाधान बता रहे हो तो साइंस और टेक को यूज़ ज़रूर करना है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कैसा कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इन चीज़ों को लेकर चलना कि मुझे कोई कानून की बात करनी है, बॉडीज़ की बात करनी है, मुझे मॉडल की बात करनी है, मुझे साइंस और टेक की बात करनी है, कोई सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से कोई अच्छा मामला चल रहा है उसकी बात करनी है, तो आपका समाधान पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। आप भागीदारी की बात कर सकते हो, जन भागीदारी की बात कर सकते हो, जन जागरूकता की बात कर सकते हो, यानी स्टेक होल्डर अप्रोच भी हमें लानी चाहिए उसमें। देखो आप धीरे-धीरे क्लियर होता चला जाएगा, जैसे-जैसे हम आंसर राइटिंग में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको वो चीज़ें सारी दे दूँगा जो इंग्लिश मीडियम वाले टीचर मेंटर पढ़ाते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले टॉपर आंसर में लिख के आते हैं। पहले से बना-बनाया फॉर्मेट होगा कि जहाँ पर सजेशन होंगे तो हमारे पास क्या लिखना है, जहाँ पे चुनौतियाँ होंगी तो हमें किन चुनौती पे बात करनी है ना? जैसे उसमें जीएस 3 में जब हम जाएँगे ज़्यादातर एग्रीकल्चर, पीडीएस प्रणाली सारे पढ़ेंगे तो उसमें हमें पहले से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस लेके चलेंगे, उससे आपका लगभग काम बन जाएगा और सॉल्यूशन पार्ट तो हर जगह से लगभग सेम मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आराम से चिंता मुक्त होके पढ़ो चाहे। डिजिटल इंडिया जो पहला है, उसमें भी अच्छा काम हो रहा है, यानी गवर्नमेंट स्कीम ये भी हमारा पॉइंट है कि हम कोशिश करेंगे जो हम सजेशन दे रहे हैं उसमें गवर्नमेंट इस स्कीम को अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है? और एक्ट वगैरह ये तो लिखने ही लिखने हैं आपको। इसके अलावा डाटा संरक्षण का जो कानून आ चुका है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है, साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये काफ़ी चल रहा है आजकल। अन्य उपाय आप लिख सकते हो, जो अपने नोट्स में था मैंने वहीं से अपने ये मॉडल आंसर बनाए हैं। अपने नोट्स में अच्छा दे रखा था, टू द पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ एकदम क्लियर है ना मामला? आप लोगों ने भी ऐसा लिख रहे हो ना? हाँ, ग्राउंड ज़ीरो शिखर सम्मेलन वगैरह जो भी नया हो रहा है, जो भी नई चीज़ें चल रही है बिल्कुल अपने नोट्स में शामिल कर लो कि मुझे भी अपने आंसर में आगे ये चीज़ें लिखनी है। हाँ, बूडापेस्ट वगैरह वो तो अपने नोट्स में दिया भी है आराम से, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात करेंगे तो उनको आप लिख सकते हो। इन कन्वेंशन को लेकर साइबर क्राइम, राहुल राठी बिल्कुल लिख सकते हो, बूडापेस्ट वगैरह इनसे फ़र्क पड़ता है। जो मॉडल और आप ये लिखोगे ना कन्वेंशन, ये बहुत अच्छे रहते हैं लिखना इनका। बिल्कुल, आप सभी लोगों के पॉइंट अच्छे हैं यार, आप जो यहाँ पे बता रहे हो मतलब। जैसे सतीश आपने अच्छे पॉइंट लिखे हैं कि साइबर को फिफ्थ ज़ोन वार कह सकते हैं, जो बाकी सारी वार से मतलब अधिक घातक है, ठीक है? टेररिज्म, साइबर वार ये सारे ये कीवर्ड अच्छे हैं। आप मेंस के अंदर अच्छे कीवर्ड लिखोगे ना उसका वेटेज बहुत रहता है। अच्छे-अच्छे कीवर्ड लिखोगे जैसे आपने ये कीवर्ड अच्छा लिखा, मुझे भी अच्छा लगा, ये साइबर को फिफ्थ ज़ोन ऑफ वार कह सकते हैं। तो ऐसे कीवर्ड आप ले सकते हो, जैसे सौरभ आपका विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 आप सभी बच्चे लिख सकते हो अपने नोट्स में कि हाँ यार, ये मुझे भी चिपकाना है या बाद में गूगल कर लेना इसको। तो जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कीवर्ड वगैरह लिख रहे हैं तो उनके वैलिड है, बहुत सारे पॉइंट वैलिड है। आपका आंसर यहीं सही हो जाएगा। जो आप चाह रहे थे कि मैं अपने लेवल पर रिसर्च करके बाद में सही करने वाला हूँ, आपका आंसर यहीं सही हो जाएगा डिस्कशन से आपका। मोटा-मोटी अब फिर आपके मॉडल आंसर में मैं कोशिश करता हूँ सारा गूगल से निकाल के कुछ न कुछ लेके आऊँ। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जीडीपी के तो काफ़ी नुकसान होते हैं। वैश्विक जीडीपी में भी ये लगभग 10 ट्रिलियन
डॉलर का प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है साइबर क्राइम से। तो ये डॉलर वगैरह ये बता सकते हो कि कितना नुकसान हो रहा है इससे? और रिसेंट जो घटनाएँ होती हैं, उनको आप लिख लिया करो। जैसे पहले एम्स में ऐसी घटना हुई थी, साइबर को लेकर काफ़ी डाटा वगैरह लीक हो गए थे ना। पहले जो एडवर्ड स्नोडेन वाला मामला काफ़ी चल रहा था पुराने समय में। उनको भी कहीं न कहीं यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसी है जो करंट में जो चल रही है, कहीं भी ऐसी घटनाक्रम होता है, तो आप उनको लिख सकते हो। नहीं, विशेषकर क्वेश्चन की यदि उसमें बात करें तो भारत की उसमें बात है शायद। देखो, एक देखते हैं, यदि भारत के दृष्टिकोण से नहीं पूछा हो कई बार है ना, तो बात वैश्विक दृष्टिकोण से बात करनी है, बाकी भारत के एग्ज़ाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, आपने ये सही उठाया, कई बार हम देखते नहीं है तो क्वेश्चन नॉर्मली वैसा होता है। बट मोटा-मोटी उसमें ना अपने एग्ज़ाम्पल वगैरह आप ना अपने दृष्टिकोण से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें देखो, आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर मतलब, तो ये आप कह सकते हो इसे मुख्य तौर पर क्या है, भारत के दृष्टिकोण से ही पूछा गया है क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन की बात करोगे। बाकी यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें भारत की बात नहीं की गई है, तो आप मोटा-मोटी कोशिश करना वैश्विक स्तर की बात करो, एग्ज़ाम्पल वैश्विक दो आप, और एग्ज़ाम्पल कुछ भारत के दृष्टिकोण से केस स्टडी वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। कोई इस इश्यू नहीं है उसपे। हाँ, सौरभ सिंह विशेषकर लिखा है ना, जैसे ये लिखा है भारत के दृष्टिकोण से पूछा है ना, और जैसे ये साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व है, वो तो कॉमन है सबके लिए। इसमें जो है वो तत्व कॉमन है। फिर साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ, वो भी लगभग कॉमन हो जाती है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो कॉमन है। लेकिन यहाँ पे तो भारत के ठीक है दृष्टिकोण से पूछा, तो हम भारतीय दृष्टिकोण से लिखने वाले हैं इसको। ठीक है? क्लियर हो गया ना ये तो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके तो एग्जाम्पल भी आप अच्छे से कर सकते हो। कितना इसमें छोटे वाले क्वेश्चन में आपको 8 मिनट दूं या 7 मिनट दूं? कई बच्चे कल बोल रहे थे कि हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा वक्त दे दिया करो। बताओ, 7 मिनट देनी है, 8 मिनट देनी है? बीच के रख लेते हैं, चलो 7.5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 7.5 मिनट दे रहा हूँ, कर लीजिए इसको। चलिए इसको देखते हैं। तो ये तो ठीक ठाक था, आपने काफी चीजें कवर कर रखी है। इसमें चर्चा करनी है आपको, बिल्कुल, कि किस प्रकार उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, कि जैसे आजकल आप ये उभरती टेक्नोलॉजी में जब शामिल करोगे इसको, और दूसरा है वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपाय क्या है? तो पहली इसकी बॉडी पार्ट में डिमांड क्या है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, यानी जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, और वैश्वीकरण किस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान कर रहे हैं, ये आपको बताना है। पहला वाला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट ये होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए उपाय क्या है। इसमें आप अलग अलग लिखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको लिखना। तो वही बात है, इंट्रो ये आपको पता है कौन सी सिलेबस से, मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिलेबस है। तो चाहो तो इंट्रो में आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिख सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसके बारे में बता दो। विशेषता इसकी लिख सकते हो 2-3 लाइन में, या ऐसे बता सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जो नुकसान फायदे वगैरह जो भी है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, नुकसान ये, फायदा तो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग तो नुकसान ही है एक तरह से, क्योंकि टैक्स इविजन होता है, आतंकवादियों को फंडिंग होती है, सारी कई सारी चीजें। आपके पास डाटा हो कि वैश्विक स्तर पर इतना मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इंट्रो हो गया आपका। और बॉडी पार्ट में आप जब शुरू करते हैं, तो पहला बॉडी पार्ट का कौन सा हमारा है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियां। तो चाहो तो आप इनको अलग अलग ले लो, या वैश्वीकरण के कारण एक साथ ले लो। तो दोनों पार्ट बना लो पहले। उभरती हुई जो प्रौद्योगिकियां है ना, उसके कारण क्या हो रहा है,
मनी लॉन्ड्रिंग की जो समस्या आई है, तो इसको भी चाहो तो आप फ्लो चार्ट डायग्राम से प्रेजेंट कर दो। उभरती हुई प्रौद्योगिकी कौन सी है? जैसे आजकल आप देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, आसानी से फंडिंग हो जाती है इधर उधर, है ना, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, सिस्टम समझ भी नहीं आता है, उसमें काफी चीजें गुप्त भी रखी जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी का बता सकते हो। आप ये बता सकते हो, आजकल तो सोशल मीडिया है ना, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इनके जो मैसेज होते हैं इनक्रिप्टेड होते हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना आसान नहीं होता, तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। इसके अलावा आप कह सकते हो एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग हो रहा है इसमें, कैसे डाटा छुपाए जाते हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी तो है ना। तो ये उभरती हुई टेक्नोलॉजी कैसे दिक्कत करती है, उनको आप बता सकते हो। टेक्नोलॉजी वो भी आजकल ड्रोन वगैरह, ड्रोन और इनसे भी आसानी से, मतलब जैसे आपने देखा हो ना, आजकल ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर पार आसानी से जो फेक करेंसी होती है या ड्रग्स कारोबार आसानी से हो रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी है ना उभरती हुई। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ड्रोन के अलावा भी जो बहुत सारे ऐसे छोटे यान आ गए आजकल, है ना, जिनसे भी भेजा जा सकता है चीजें इधर उधर। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, जो कर के माध्यम से कर क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं चुकाते हैं, जो पैसा बाहर चला जाता है ऐसे करके। इसी तरह से आपको क्या बताना है इसमें, वैश्वीकरण का बताना है। वैश्वीकरण के बाद में ये आसान हो गया ना, क्या आसान हो गया, एक तो देखो वैश्वीकरण के बाद में मानव की जो आवाजाही है ना, बहुत आसान हो गई, यानी इंडिया से आसानी से लोग कहीं भी रोजगार के लिए जा सकते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे देशों के साथ टैक्स रिलेशन बनते हैं, टैक्स हेवन बनता है उससे, कई सारे देशों के साथ हमारी कंपनियों के समझौते ऐसे हैं, तो कुछ सेल कंपनियां बना लेते हैं वो। तो वैश्वीकरण के कारण आसान होने की बहुत सारी जो एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, भारत में आती है, भारत की कंपनी बाहर जाती है, जैसे मॉरिशस में या जो कैरिबियन आइलैंड है वहां पे ऐसी सेल कंपनियां बनाती है, उनका कुछ प्रोडक्शन वोडक्शन नहीं होता है, केवल वो टैक्स इविजन वाला जो पैसा छुपाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ये चीजें काम आती है, ठीक है। तो ऐसे करके बता सकते हो कि वैश्वीकरण, एक पर्यटन वाला भी बता सकते हो, पर्यटन हो गया, एफडीआई हो गया, यानी निवेश कितना आसान हो गया, कंपनियां मतलब एक देश से उसमें आसान हो गया, ऐसे सारे पॉइंट इसमें बता सकते हो। लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, 150 वर्ड है, ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ज्यादा आपका स्पेस चला जाएगा। इन कीवर्ड पर आपको बात करनी है, ठीक है। पहला आयाम आपका हो गया कि किस प्रकार उभरती हुई प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान दे रही है, तो दोनों पॉइंट कवर हो गए आपके, दोनों को अलग अलग ले सकते थे, ज्यादा आसान रहता है इसको लिखना। सेकंड पार्ट कौन सा है, बॉडी पार्ट का, कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के उपाय। अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के आप कह सकते हो कानून बने हुए हैं, ईडी इसमें काम कर रहा है। वही देखो, जब बात आ रही है क्या है, समस्या से निपटने के समाधान उपायों की बात करी, तो आप देखो कौन सा कानून बना हुआ है, पीएमएलए एक्ट बना हुआ है 2002, ठीक है। बॉडीज कौन सी बनी है, ईडी बनी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी खुफिया एजेंसी है, और भी सारी चीजें काम करती है, और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कानून बने हुए हैं इसको लेकर, ठीक है। एफएटीएफ, उसके बारे में बात कर सकते हो, यूएन की क्या भूमिका है उसमें, बहुत सारे ऐसे समूह ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं इसको लेकर, ठीक है। ऐसे आपका होना चाहिए। निष्कर्ष क्या होना चाहिए, निष्कर्ष तो वही, अब आप समझ गए कि निष्कर्ष क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लास्ट में पॉजिटिव एंडिंग करनी है, कि हाँ मतलब सब ठीक चल रहा है, ऐसा और करेंगे तो इससे सुधार आएगा, ऐसे करके। तो मेन चीज होती है क्वेश्चन की डिमांड को समझना और कितना उस पर लिखना है आपको, ये आपको डिसीजन लेना है कि किस पार्ट पर कितना लिखना है, अदरवाइज आपका स्पेस और टाइम दोनों ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन सामान्य की मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मतलब है, वो आप सामान्य इंट्रोडक्शन बता सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य क्या है, अवैध रास्तों से जैसे तस्करी, कर, अपवंचन और आदि के माध्यम से जो अर्जित धन है उसको वैध व्यवसायिक गतिविधि से उपार्जित आय के रूप में प्रस्तुत करने से है। ये सामान्य एक परिभाषा है मनी लॉन्ड्रिंग की, बाकी आपके पास डेटा वगैरह हो तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। और अब जैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल संपत्तियां का डार्क वेब है, ऑनलाइन बैंकिंग आजकल आसान, ये भी टेक्नोलॉजी है, हाँ। आसानी से मतलब पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है आजकल। ऐसे करंट अकाउंट खुला लेते हैं, बहुत सारे यूपीआई आईडी बना लेते हैं, एआई मशीन लर्निंग का उपयोग आसानी से हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, देखो इनको इनोवेशन के साथ प्रेजेंट करो, आपको पता है इसको ज्यादा इलिबरेट करने की नीड नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ मुझे इलिबरेट करना है, विश्लेषण करना है, और कहाँ मुझे बस फ्लो चार्ट और डायग्राम से काम चलाना है। इसकी ज्यादा नीड बिल्कुल नहीं है। ये जो पॉइंट हमने केवल पॉइंट लिख के छोड़े ना, कि इनकी बिल्कुल नीड नहीं है कि आप इनको एक्सप्लेन करो, वो 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में, 250 वर्ड वाले में थोड़ा सा कर सकते हैं, बट 150 वाले में तो बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन, मानव रोजगार, आवाजाही आसान है, टैक्स समझौते हो गए, सेल कंपनियां बना लेते हैं, एफडी, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन भी आजकल तो आसान हो गया है, वो बता सकते हो। इसके अलावा
राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग निपटने के उपाय क्या है? इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशन इसमें कवर करनी है अपने को। तो आप जैसे इनकम टैक्स नियम ऑलरेडी बने हुए हैं, वित्तीय आसूचना इकाई जो है संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखती है, धन शोधन के लिए जो कानून बने हुए हैं, 2002 पीएमएलए जो एक्ट है 19 संशोधन हुआ था उसमें, ईडी क्या काम कर रही है इसमें, आरबीआई की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं ऑलरेडी, तो आप इनको फ्लो चार्ट डायमेंशन से दिखाओ। वैश्विक स्तर पर हम देखें तो क्या-क्या बना हुआ है, वीना विषय में बना हुआ है, ठीक है, वित्तीय जो एफएटीएफ है जो काम करता है आप जानते हो, कई देशों के साथ सूची जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन सूचना नेटवर्क है, धन शोधन पर एशिया प्रशांत समूह है या बेसल समिति, ये सारे नोट्स अपने नोट्स में शामिल है ये सारे पॉइंट। तो ये क्वेश्चन देखो नोट्स में था ऑलरेडी, डायरेक्ट उससे वहां से काम बन गया आपका। आप लोगों ने कैसा लिखा? ऐसा लिखा ना, मतलब कवर करने की कोशिश की, ये आपकी समस्या दूर होगी नहीं, कहाँ पॉइंट का विस्तार देना है, कहाँ हमें फ्लो चार्ट और शॉर्ट पॉइंट में लिखना है। विशेषकर 150 वर्ड वाले में तो आप इनके साथ जा सकते हो, कोई इशू ही नहीं है उसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 जब डिमांड आ गई एक साथ में तो थोड़ा-थोड़ा सब पे लिखेंगे तो अपना स्पेस वैसे भी कवर होना है। 150 वर्ड में आपका वैसे भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, सौरभ सिंह उतना उसमें चुनौती दिखाने का और वो ज़्यादा है नहीं, मतलब इतना ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसके बहुत सारे पार्ट है तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अनिल कुमार ये नई टेक्नोलॉजी में गेमिंग ऐप वगैरह, सही बात है आपकी। ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली वो समाधान में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, सही जा रहे हो। लगभग के सभी बच्चों के पॉइंट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं मतलब। चलिए, अच्छा है। चीज़ें समझ में आ रही है, आराम से आप कर पा रहे हो और लास्ट में इंट्रोडक्शन, ये सॉरी कंक्लूजन जो होता है, स्पेस बचता है तो 3 लाइन में कोशिश करो लिखा करो उसको, ऐसे खाली मत छोड़ा करो, है ना? चाहे 2 लाइन में लिखो, लास्ट में 3 लाइन में कोशिश करो निष्कर्ष पॉजिटिव लिखो कि हाँ, मतलब अच्छा काम हो रहा है और समाधान निश्चित रूप से नज़र आएगा। एक आशावादी नज़रिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये समस्या बड़ी है। एक व्यक्ति के इरादों से बड़ी थोड़ी हो सकती है, सरकार की जो प्रयास है उससे बड़ी नहीं हो सकती। समस्या आती है तो उसका समाधान भी हमारे पास है। ऐसा नज़रिया होना चाहिए, मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक आपका नज़रिया होना चाहिए। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार, ये तो बहुत चर्चा में रहता है करंट अफेयर में। चलो, ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं 7 ही मिनट दी जाए उनको, कि मतलब ताकि माइंड पे प्रेशर रहे। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो आपको रियल बता रहा हूँ, मेरा एक इसका एथिक्स का अनुभव बता रहा हूँ। 13 क्वेश्चन किए थे, लगभग 5 मिनट मुझे एवरेज मिली थी वहाँ पे रियल एग्जाम में। कुछ और भी मतलब जैसे जीएस 1, 2, 3 में भी ऐसा हुआ था। कई-कई जगह तो 5-5 मिनट भी ही मिल रही थी। 5 मिनट में सारा क्वेश्चन हैंडल करना पड़ा। अभी तो आप तो आराम से चिल होके पढ़ रहे हो, अभी टेंशन भी नहीं है ज़्यादा। तो कूल होके माइंड पे दबाव डालो, थोड़ा-सा प्रेशर डालो कि हाँ, हमें करना है इसको 7 मिनट में। चलिए, ये ठीक है, साइबर अपराध की विभिन्न प्रकारों की बात की जा रही है। बहुत सारे प्रकार हैं ऐसे, साइबर आतंकवाद, फ़िशिंग, है ना? हैकिंग, कई प्रकार के प्रकार हैं, जो चर्चा में रहते हैं। इस खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर विवेचना करनी है। ये तो बिल्कुल फ्लैट था, 150 वर्ड में लगभग बच्चों ने किया होगा। तो इंट्रोडक्शन में वही करंट कोई रिपोर्ट हो वो डाल सकते हो साइबर अपराध से जुड़ी हुई, ठीक है? या साइबर अपराध के बारे में बता सकते हो। बॉडी पार्ट में पहला लिखना है, विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखना है। कौन-कौन से इसके प्रकार हैं, अलग-अलग प्रकार है ना, फिशिंग प्रकार होता है, हैकिंग होता है, साइबर आतंकवाद होता है, बुलिंग होता है ना, स्टोकिंग होता है, कई सारे इसके प्रकार हैं। वित्तीय अपराध जो धोखाधड़ी है वो उसको लिख सकते हो, कई सारे इसके प्रकार हैं। और दूसरा इसके उपाय, साइबर अपराधों को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इसमें भारत सरकार के उपाय भी कर सकते हो, वैश्विक प्रयास कर सकते हो, या आपके पास कोई सजेशन है तो वो बता सकते हो। ठीक है, ये तो फ्लैट था, ऐसे इजी क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे, हालाँकि कभी-कभी आ जाते हैं ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए ये। बिल्कुल मॉडल आंसर पे चलते हैं सीधा। ये तो सब लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा। कई बच्चे लिख रहे हैं सर अभी नहीं कर पा रहे टाइमली, वो हो जाएगा यार, वो प्रोसेस है एक। एक प्रोसेस के बाद में सारा हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। एक समय के बाद में सारी चीज़ें लिखोगे आप खुल के। ठीक है। तो जैसे इसमें सामान्य एक इंट्रोडक्शन है कि जैसे-जैसे हम आजकल दुनिया डिजिटल होती जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर 2023 में जैसे अमेरिकी कंपनी, उनकी एक रिपोर्ट है री सिक्योरिटी की, ने कि भारतीयों के लगभग निजी डाटा कहाँ पे डार्क वेब पे उपलब्ध है। तो ये नया चीज़ें लिख सकते हो कि इस रिपोर्ट कहाँ किसने क्या बताया है। बिल्कुल नए डाटा देख के लिखना है इसको। विभिन्न प्रकार क्या है, हैकिंग है कि आसानी से किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर लिया जाता है। आपके पास कोई लिंक आता है, लिंक पे आप क्लिक करते हो और आप आसानी से आपका सिस्टम हैक हो जाता है।
आपके मोबाइल से मतलब डाटा चोरी हो जाते हैं या पैसे चोरी हो जाते हैं। फिशिंग मतलब ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से होता है। जैसे प्रतिदिन आम आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, करोड़ों रुपए का पहचान चोरी हो जाती है, व्यक्तिगत पहचान और जानकारी जुटाकर वित्तीय धोखाधड़ी। आसानी से आपका जो आपका एटीएम है या उनका क्लोन तैयार कर लिया जाता है, ठीक है? आपके जो ओटीपी वगैरह है, मोबाइल का क्लोन हो जाता है तैयार। वायरस और मालवेयर क्या करते हैं, इनके कई उद्देश्य हैं, या तो फिरौती माँगना होता है या सिस्टम को सारा बर्बाद करना होता है। ये डेली लाइफ में हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट की घटनाएँ होती है। आजकल डिजिटल अरेस्ट का जो करंट अफेयर में आ रहा है वो लिख सकते हो, साइबर स्टॉकिंग वगैरह ये सारी साइबर आतंकवाद, ये आप लिख सकते हो। अभी देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ तक लिखते-लिखते आ गया था, अब स्पेस मेरे पास इतना ही बचा था। इसमें आप देखोगे कि अलग प्रकारों के अलावा स्पेस कम बचा था। हालाँकि इसको कम बताना चाहिए था। पहला पार्ट को यदि आपने कम बताया, ज़्यादा इस पे बताया तो ये ज़्यादा अच्छी बात है इसमें। या दोनों को इक्वल कर सकते थे, इसके प्रकार और उपायों को इक्वल कर सकते थे। मैं यहाँ पे लगभग 7-8 पॉइंट लिख दिए मैंने, 7 पॉइंट लिख दिए वो भी बड़े स्तर पर। तो मेरे पास अब स्पेस कम बचा तो तुरंत डिसीज़न लेना पड़ा कि इसके यार एक फ्लो चार्ट से लिखते हैं ताकि अपना स्पेस कवर हो जाए और अच्छा भी लिख पाएँ। जैसे जन जागरूकता तो हम कह सकते हैं केरल की साइबर डोम परियोजना है। साइबर सुरक्षा और सूचना के लिए सर्टिन योजना है। भारत में आईटी एक्ट को इसको 2000 बनाया गया है। इसके अलावा इसमें वैश्विक भी आप लिख सकते थे, जैसे जो भी आप लिखना चाहो पहले के क्वेश्चन में हम देख के आए हैं। वैश्विक जो प्रयास है जितने भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में एक अच्छा सा आराम से निष्कर्ष लिखना कि आजकल जैसे साइबर अपराध से दुनिया को 2025 तक प्रतिवर्ष 10 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, हो सकता है। इसलिए संपूर्ण देशों को एक साथ आके मतलब इस पे काम करना होगा। वैश्विक भागीदारी की इसमें आवश्यकता है। ठीक है, ये सब लोगों ने अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। नेक्स्ट देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 250 वर्ड में ये। आज 250 वर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं शायद। कई बच्चों की शिकायत रहती है ना, सर 250 वर्ड वाला आप लेते नहीं हो। आज ज़्यादा है, मतलब वो वक्त की बात है, कौन से सिलेबस में कहाँ कोई क्वेश्चन फिट होता है, उसके हिसाब से देखा जाता है। चलिए 10 मिनट है आपके पास, कीजिए इसको। ठीक है, तो हमने कल देखा था गैर राज्य अभिकर्ता के बारे में पढ़ा था हमने। तो गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक वृहत चिंता का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है? उपयुक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव। देखो इसके भी 3 पार्ट हो गए। पहला, तो गैर राज्य अभिकर्ता है उनके द्वारा कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों का प्रयोग सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है, तो ये बताना है पहला वाला पार्ट। सेकंड, इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है। वैसे दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों का आप संयुक्त रूप से भी लिखते हो कि इनका उपयोग किस प्रकार हुआ है, हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है, या अलग अलग करके भी लिख सकते हो दोनों को। दूसरा पार्ट ये हो सकता है, कर सकते हैं इसको दो अलग पार्ट में। और तीसरा है इसके नियंत्रण करने के लिए प्रभावकारी उपाय क्या है। 3 पार्ट है, ठीक है। आपने यदि इन दोनों को साथ लिखा तो भी चल जाएगा, अलग अलग लिखा हो तो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर लिखना। जैसे आप अब इसमें इंट्रो में क्या लिखोगे, रिसेंट कोई घटना हो, रिसेंट घटना के बारे में आप बता सकते हो कि नॉन स्टेट जो एक्टर है, जैसे कोई आतंकवाद की घटना बता सकते हो इनके साथ जोड़ के, कि कैसे सोशल मीडिया का इनका दुरुपयोग वो कर रहे हैं, उसके साथ लिख सकते हो। या नॉन स्टेट की जो नकारात्मक भूमिका है उसको इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। दोनों दोनों ऑप्शन हमेशा तैयार रहने चाहिए। आपके पास डाटा रिपोर्ट नई घटना है, आपके पास एग्जाम्पल है तो नया लिख दो, नहीं है तो एक एक दूसरा बैकअप तैयार रखो हमेशा, कि एक सामान्य दृष्टिकोण भी होता है, वो भी बुरा नहीं है, उससे नंबर नहीं कटने वाले आपके, वो दृष्टिकोण भी तैयार रखो। ठीक है, अब दूसरा है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। पहला, कि जो नॉन स्टेट एक्टर है कौन सी गति विध्वंसकारी गतिविधियों का प्रयोग सुरक्षा के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये बता सकते हो पहला वाला पार्ट, कि कौन सी विध्वंसकारी गतिविधियों का उपयोग कर रहे हैं। सेकंड बॉडी पार्ट की डिमांड क्या है, हाल ही में इनके दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है, उनको बता सकते हो, हाल ही की कुछ चीजें बता सकते हो, या दोनों को साथ जोड़ के भी बता सकते हो। ये भी आंसर राइटिंग की एक शैली है कि दोनों को साथ लेके बताओ। और तीसरा मेन डिमांड इसकी क्या है, कि इनका उपाय क्या है हमारे पास, इन जो जो भी खतरे हैं इनके प्रभावकारी सुझाव, इनको नियंत्रण करने के सुझाव या उपाय, नियंत्रण करने के आप सुझाव बताओगे इसमें।
बहुत सारे सुझाव है जो काफी हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं कुछ कुछ, उन सुझावों को भी आप बता सकते हो। ये पार्ट है और लास्ट में निष्कर्षण, निष्कर्ष लिखना है। तो आप ये देख लो कि आपने क्या छोड़ा है, क्या रखा है, उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे आंसर राइटिंग कर रहे हो, कौन से पार्ट आप मिस कर रहे हो। हाँ, आराम से मेन चीज तो वही है ना, क्वेश्चन को समझना और उसके जितने भी डायमेंशन है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, कुछ एक पार्ट देखा उसी पे पूरा आंसर लिख देते हैं। मतलब हम कोशिश ये नहीं करते कई बार, हम जो जानते हैं वही लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो नहीं लिखते हैं। तो यूपीसी के आंसर राइटिंग की बेस्ट तरीका तो ये है कि जो पूछा गया वो लिखो, उतना भी कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसमें फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डाल दोगे, फ्लो चार्ट डायग्राम यूज कर लोगे तो फिर इससे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मॉडल आंसर में भी आपको मिल जाएगी। बस मेन थिंकिंग इस पे करो कि आपको फोकस किस पे करना है। कई बार दुविधा होती है ना, किस पार्ट में ज्यादा लिखूं कम लिखूं, तो वो यहाँ से हम सीख सकते हैं इससे। जैसे इंट्रो की हम बात करें तो एक सामान्य इंट्रो मैंने लिखा है कि गैर राज्य अभिकर्ताओं से तात्पर्य गैर सरकारी समूह है, हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, नागरिक समाज हो सकता है, आतंकवादी समूह हो सकते हैं, कट्टरपंथी ताकतें हो सकती है जो क्या कर रही है, राष्ट्र हितों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग कर रही है। एक सामान्य दृष्टिकोण हो सकता है, या करंट हैपनिंग वाला भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, करंट घटना वगैरह आप वो भी बता सकते हो। हाल ही में जैसे, जैसे इसमें क्या किया है, मैंने जो हेडिंग दी है दोनों को एक साथ बताऊंगा मैं, कि हाल ही में इंटरनेट सोशल मीडिया का गैर राज्य अभिकर्ता का द्वारा दुरुपयोग, जो पहले अपनी डिमांड थी पहली वाली कि कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं वो गैर राज्य अभिकर्ता, कैसे विध्वंसकारी गतिविधियों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही की तो इन दोनों को एक साथ रखा है, कुछ बच्चे अलग भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वैसे दोनों एक साथ रखते हैं तो मैनेज हो जाता है आराम से। तो पहला जैसे हम देखते हैं आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारों का प्रसार, जैसे भारत में भी ऐसे देखा गया था, आईएसआई इसके द्वारा ऐसे प्रयोग देखे गए थे। हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास की जो अरावली फाड़ियां हैं, मेवात वाला जो एरिया है, वहां पे भी ऐसी ऐसे संगठन पाए गए थे, कुछ तौर पर सूचनाएं मिली थी। इस बार एक एथिक्स में केस स्टडी भी आई थी इसको लेकर। तो आप नए वाले डाटा भी इसमें अलग से दिखा सकते हो कि ऐसा हो रहा है, कि हाल ही में दिल्ली के आसपास मेवात वाले क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली है, सूचना कई बार न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आई थी, है ना। क्योंकि मेवात एरिया हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक तो मतलब काफी गरीब और बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है। आप कह सकते हो अल्पसंख्यक समुदाय को आसानी से वो अपनी विचारधाराओं से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वहां पे सरकार की बड़ी भूमिका हो जाती है कि कैसे किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करें। ऐसी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको मौका नहीं दे। ऐसे जो भी संवेदनशील एरिया होते हैं, कोई भी हो सकता है, जनजातीय क्षेत्र हो सकता है, कोई गरीबी वाला क्षेत्र हो सकता है, कई सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, उनकी भावनाओं को भी वो यूज कर सकते हैं। तो सरकार वैसे काफी इसमें आगे है, काफी चीजों को समझ रही है कि कैसे काम करना है इनमें, वो बता सकते हो। इसके अलावा साइबर वार की चीजें चल रही है देश में, महत्वपूर्ण सूचनाओं को आसानी से जुटा लिया जाता है। बहुत सारे इसमें स्टेट एक्टर भी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। और आर्थिक अपराध धोखाधड़ी वाले मामले भी काफी आते हैं इसमें, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, आर्थिक वाली चीजें। क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल दिखाओ इसमें, कैसे फंडिंग हो रही है, आतंकवाद को वित्त पोषण उससे हो रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो संगठित अपराध है या नक्सलवाद है, इन सारे इनके लिंकेजेस आपस में हो रहे हैं, हथियारों को लेकर, ड्रग्स को लेकर, मानव तस्करी को लेकर, वो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से डाटा ये शेयर करते रहते हैं। हेट स्पीच काफी चलता है इसमें, उग्रवाद, कई ऐसी भारी ताकतें होती है जो अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हमेशा पैदा करती है। उसको उदाहरण देके बताओ, मणिपुर हिंसा में काफी चीजें देखी गई वहां पे। वहां पे म्यांमार से ऐसे कुछ समूह है, कट्टरपंथी समूह, जो इसको हवा दे रहे थे, वो आप बता सकते हो। गुप्त जानकारी साझा करते हैं, आजकल टेलीग्राम का हाल ही मामला चर्चा में भी रहा था, कि टेलीग्राम के माध्यम से भी ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए फ्रांस के अंदर उनके सीईओ की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये लेटेस्ट डाटा है, वो आप बता सकते हो। विकास में तो बाधा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, मतलब, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, ये एनजीओ भी तो इसमें आता है ना, इसमें नॉन स्टेट एक्टर में आता है। तो जो कुडानकुलम में जो वहाँ के स्थानीय लोग या जो भी मतलब जन आंदोलन कर रहे थे कि प्लांट यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, बाद में पता लगा तो इसको तो किसी हवा कहीं और से दी जा रही थी, है ना। कई बार और भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ग्रीन पीस का मामला आया था देश में। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लिख सकते हो। फेक न्यूज और दुष्प्रचार, मॉब लिंचिंग, इनमें ये होता ही है, सामुदायिक तनाव की घटनाएं, ठीक है। उपाय क्या हो सकते हैं, तो उपाय हमारे पास बहुत सारे हैं जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये सारे कॉमन पॉइंट दोबारा चर्चा में होंगे। जो हमारा आईटी एक्ट है 2000, उसके माध्यम से एआई का उपयोग कर सकते हैं, आजकल काफी चीजें चल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी जो दिशा निर्देश 2018 में आए थे, ई निगरानी परियोजना है, नेट ग्रिड है, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है, नेत्र जो है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचना साझा करता है, खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करता है। सोशल मीडिया लैब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क जो सीसीटीएनएस है, पुलिस इसमें रिकॉर्ड रखती है, वो बता सकते हो।
साइबर सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट आ गए और लास्ट में एक अच्छा-सा निष्कर्ष होना चाहिए। तो सारे डाटा, सारे पॉइंट वैसे आपके लगभग आज अपने नोट्स में थे, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अपने नोट्स से वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल नेटवर्क शटडाउन वगैरह, सब सारे पॉइंट अच्छे पॉइंट आपके। हाँ, सौरभ सिंह आपकी डिजिटल क्रांति, इंटरनेट इंटरनेट की पहुँच वगैरह ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भी लिख सकते हैं। धीरज सिंह आपने लिखा है जैसे। हाँ, नुपुर शर्मा हिंसा ये जो लिख रहे हो आप, ठीक है। पॉइंट हो सकते हैं जो आपको लगता है कि रिलेवेंट है इसके हिसाब से, वो पॉइंट सारे पॉइंट आप ला सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे पॉइंट कितने लिखेंगे इसमें, 9 पॉइंट लिख दिए। सॉल्यूशन के प्रभावी के 9 पॉइंट, और कितने पॉइंट लिखेंगे मतलब, है ना? काफ़ी पॉइंट आ सकते हैं वहाँ पे। मतलब पॉइंट लिख के शॉर्ट में लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना ज़्यादा डिमांड नहीं, आप खुद देख पा रहे हो। इतना हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े इसको एक्सप्लेन करें। कुछ-कुछ क्वेश्चन की डिमांड आएगी, विशेषकर जीएस2 में ऐसा होगा। जीएस2 में पॉइंट से काम नहीं चलेगा। जीएस2 में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी 2-2 3-3 लाइन के पैराग्राफ हो सकते हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे। कई क्वेश्चनों पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, आज कुछ क्वेश्चनों में नहीं लगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन की ज़्यादा नीड नहीं है। पॉइंट लिखा, उसको एक लाइन में लिखा, एग्जाम्पल लिखा, और ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट में अपने को एग्जाम्पल याद आए ही। ये ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं होता है कि हम 8 पॉइंट लिख रहे हैं तो आठों के आठों हमारे पास एग्जाम्पल हो उस समय। एट ए पॉइंट हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसको लिख देना आप। आपकी डायमेंशन तो कवर करनी है ना उसमें आपको।